Hello, medicos. Today we'll start the treatment. We'll initially start the treatment of diabetes mellitus. In this, we have to set the goals for the therapy. हमारे goals क्या क्या होने चाहिए for treating the diabetes. इसके अंदर we should eliminate the symptoms of hyperglycemia. प्लस अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया रहा है तो वी नीड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट दैट हाइपोग्लाइसीमिया. डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के ऑल्सो वी नीड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एट टाइम. नॉर्मल लाइफस्टाइल वी नीड टू अचीव और इसके अंदर पेशेंट को मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी वी नीड टू रिड्यूस. तो दीज शुड बी द बेसिक गोल्स इन ट्रीटिंग द पेशेंट विद डायबिटीज़. अब इसके अंदर बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि हाइपोग्लाइसीमिया सही टाइम पे डिटेक्ट करना एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हाइपोग्लाइसीमिया, व्हाट वुड बी इट्स कंप्लेंट. सबसे पहले ऑटोनॉमिक फीचर्स की वजह से पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या क्या होंगी. सबसे पहले हंगर, पैलर, पाल्पिटेशन, शेकिंग और ट्रेमर्स और एक्सेसिव स्वेटिंग. ये सारे फीचर्स होंगे ड्यू टू ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन. ये सारे पेशेंट प्रेजेंट करेगा. लेकिन अगर पेशेंट इज़ हैविंग ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और पेशेंट इज़ टेकिंग सम बीटा ब्लॉकर तो चांसेस हैं कि ये सारे सिम्टम्स ना आए पेशेंट के अंदर. तो दिस ऑल्सो वी नीड टू बी अवेयर और पेशेंट को भी ये सारी चीज़ें बतानी है. दूसरा, न्यूरोग्लाइकोपिनिक सिम्टम्स यानी ब्रेन के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम पहुंच रहा है बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया है. तो इसकी वजह से पेशेंट कैन डेवलप कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, डिप्लोपिया, हेमीपेरेसिस, इनकोऑर्डिनेशन, ऑड बिहेवियर लाइक रेस्टलेसनेस, स्पीच डिफ़िकल्टी लाइक स्लर्ड स्पीच और इवन पेशेंट में प्रेजेंट विद सीजर. लाइक बहुत सारे पेशेंट्स कैजुअलिटी में देखे होंगे पेशेंट यूज टू कम इन लाइक ड्राउजी स्टेट और कंफ्यूज स्टेट. तो उसका सबसे पहले हम आरबीसी चेक करते हैं, आरबीएस चेक करते हैं सॉरी. तो क्यों? टू लुक फॉर द न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स. ऐसा तो नहीं पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में हम बेफालतू सेप्टिक शॉक पता नहीं क्या क्या चीज़ देखने लगे रहे हैं और पेशेंट इज़ जस्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया. तो अदर इज़ नॉन स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंजेस लाइक इसके अंदर बिहेवियरल चेंज में पेशेंट विल बिकम एंगर, जनरलाइज मैलेज, हेडेक, नोजिया, नर्वस टेंशन एंड टिंगलिंग लिप्स. तो दीज कुड बी द सिम्टम्स. इसके अंदर मेन हमें याद रखना है ऑटोनॉमिक सिम्टम्स एंड अदर आर न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया किसे बोलेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेस देन 70 इज़ हाइपोग्लाइसीमिया. अब हाइपोग्लाइसीमिया के भी लेवल्स हैं. लेवल 1 हाइपोग्लाइसीमिया जिसके अंदर ग्लूकोज लेवल इज़ लेस देन 70 बट मोर देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. लेवल 2 इफ़ ग्लूकोज इज़ लेस देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. एंड लेवल 3 कितना भी लेवल ऑफ ग्लूकोज है, कितना भी लेवल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है, इफ़ पेशेंट इज़ रिक्वायरिंग असिस्टेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, किसी वजह से पेशेंट को असिस्टेंस रिक्वायर पड़ रही है तो दैट इज़ ग्रेड 3 और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया. तो इसके अंदर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन वो तो ये वाला तो क्लासिफिकेशन हो गया हमारा रीडिंग बेस्ड, प्लाज्मा ग्लूकोज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. अब देखते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन सीवियरिटी. तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया. इसके अंदर सिम्टम्स किसी में भी वेयर पेशेंट इज रिक्वायरिंग असिस्टेंस वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कितना भी हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ पेशेंट इज रिक्वायरिंग असिस्टेंस देन दैट इज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया. देन अनदर इज डॉक्यूमेंटेड सिम्टोमेटिक. डॉक्यूमेंटेड एंड सिम्टोमेटिक यानी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी डॉक्यूमेंट हुआ प्लस उसे सिम्टम्स भी हुए यानी सिम्टम्स विद मेजर्ड लो प्लाज्मा ग्लूकोज. प्लाज्मा ग्लूकोज भी लेस देन 70 था प्लस पेशेंट इज हैविंग सिम्टम्स. वो ऑटोनोमिक हो सकते हैं या ये न्यूरोग्लाइकोपेनिक हो सकते हैं. तीसरा एसिम्टोमेटिक यानी पेशेंट को सिम्टम्स कुछ नहीं थे, नो टिपिकल सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन जब ग्लूकोज मेजर किया गया तो इट इज़ लेस देन 70 तो लेकिन सिम्टम्स नहीं थे तो इट इज़ एसिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया. नेक्स्ट इज प्रोबेबल सिम्टोमेटिक यानी पेशेंट के सिम्टम्स थे टिपिकल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया लेकिन जब हमारे पास आया तो उस टाइम पे ब्लड ग्लूकोज कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अब वो हो सकता है किसी भी वजह से या उसने पहले कुछ ले लिया शुगरी सब्सटेंस जिससे ग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो गया लेकिन सिम्टम्स वर टिपिकल. तो इसके अंदर प्रोबेबल यानी हो भी सकता है लेकिन सिम्टम्स तो टिपिकल थे. फिर सूडो और रिलेटिव यानी टिपिकल सिम्टम्स तो थे हाइपोग्लाइसीमिया के विद और प्लाज्मा ग्लूकोज भी टाइम पे मेजर किया लेकिन वो लेस देन 70 नहीं था. टिपिकल सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के थे लेकिन प्लाज्मा ग्लूकोज जब मेजर किया गया तो वो मोर देन 70 था, वो हाइपोग्लाइसीमिया को फुलफिल नहीं कर रहा था. तो इट इज़ सूडो यानी सिम्टम्स थे लेकिन ब्लड ग्लूकोज सजेस्ट नहीं कर रहा था हाइपोग्लाइसीमिया, सॉरी प्लाज्मा ग्लूकोज. ये सारी चीज़ जो ब्लड ग्लूकोज बोलते हो सारा ब्लड नहीं है, सारी चीज़ ये जो डेफिनेशन है सब कुछ ये है प्लाज्मा ग्लूकोज. ठीक है. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट.
इस मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इसके अंदर सबसे पहला आता है इसके अंदर एक्सरसाइज, दूसरा पार्ट है न्यूट्रिशन, और थर्ड पार्ट है इसके अंदर मेडिकेशंस। सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो जितना इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है उतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, उतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और इन दो को हम बेसिकली इग्नोर कर देते हैं, कई बार फोकस ही नहीं करते। तो इस पर इतना ज़्यादा मैनेज करना है कि इसका रिक्वायरमेंट हो ही नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन सपोर्ट, न्यूट्रिशनल थेरेपी, फिजिकल एक्सरसाइज एंड साइको सोशल केयर। डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन में क्या है कि पेशेंट अपना कैलोरी इनटेक पता होना चाहिए, डेली जो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है उसका अमाउंट पता होना चाहिए, इंसुलिन रिक्वायरमेंट कितनी है वो चीज़ पता होनी चाहिए, अगर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो चीज़ भी उसको आनी चाहिए, प्लस टाइट्रेट करना इंसुलिन को वो भी उसे आना चाहिए, वो चीज़ देखेंगे कैसे करेंगे। प्लस साथ में इसमें पेशेंट को पता होना चाहिए कब डॉक्टर्स विजिट पे जाना है, कब उसको ब्लड ग्लूकोज मेजर करना है, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल थेरेपी ये तो इटसेल्फ खुद से ही एक टॉपिक है, ये लास्ट में देखेंगे न्यूट्रिशनल थेरेपी एट द एंड। फिजिकल एक्टिविटी वो भी देखेंगे, साइको सोशल केयर, पेशेंट को भी साइको सोशल केयर मिलनी चाहिए ऐसे में। तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल थेरेपी इन टाइप 1 डायबिटीज़। टिपिकली बस अभी ये देखेंगे न्यूट्रिशन थेरेपी को कितना इंटेक है, कैलोरी वो सब बाद में देखेंगे, कैलोरी इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक वो सब, रिफाइंड शुगर नहीं लेने वो सारी चीज़। लेकिन अभी क्या है न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर इसमें हमें सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर देखना है। जैसे पेशेंट ने ज़्यादा कार्ब ले लिए, नॉर्मली हमने डॉक्टर के पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने उसको 10 यूनिट्स बेजल इंसुलिन एडवाइस किया, यानी रात के टाइम बस 10 यूनिट्स इंसुलिन उसे लेना है। अब इसमें क्या है, सुबह के टाइम पेशेंट ने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। तो अब पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसे कितना इंक्रीज़ करना है अपना इंसुलिन, सुबह के टाइम कितना देना है, क्योंकि हर बार वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेगा फिर डॉक्टर के पास तो नहीं आएगा अपनी इंसुलिन की डोज बढ़वाने। अगर दिन के टाइम उसने जो नॉर्मल उसका एक्स कार्ब जाता था, एक्स अमाउंट ऑफ कार्ब वो नॉर्मली लेता था, उसके लिए डॉक्टर ने सेट कर लिया 10 यूनिट्स बेजल इंसुलिन, पर वो किसी दिन मान लो सुबह पार्टी में गया तो एक्स प्लस वाई कार्ब्स आ गए, तो इस एक्स्ट्रा वाई कार्ब को भी कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो इंसुलिन चाहिएगी वो चीज़ पेशेंट को खुद से टाइट्रेट करनी आनी चाहिए। तो इसमें पेशेंट शुड नीड टू मैच द कार्ब्स विद द अमाउंट ऑफ इंसुलिन ही इज टेकिंग। टिपिकली वो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर रिक्वायर्ड है। अब इसको कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो रेशियो हैं, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो और दूसरा भी देखेंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो। सबसे पहले इसके अंदर इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो, इसका मतलब क्या है, जो पेशेंट ने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्ब्स लिया, द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्राम्स कवर्ड बाय 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन, यानी 1 यूनिट जब मैं पेशेंट को एक्स्ट्रा दूंगा, 1 यूनिट इंसुलिन पेशेंट को एक्स्ट्रा दूंगा, तो वो एक्स्ट्रा जो उसने कार्ब्स लिए हैं उसको कितने अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ कार्ब्स को वो कंपनसेट कर देगा, यानी पेशेंट ने कितने अमाउंट ऑफ कार्ब्स को 1 यूनिट इंसुलिन कंपनसेट कर देगा या उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका फॉर्मूला क्या है, 500 से वी विल डिवाइड टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन। दिन भर में वो जितना अमाउंट ऑफ इंसुलिन ले रहा है उसको हम 500 से डिवाइड कर देंगे, और अगर कोई चिल्ड्रन है तो उसमें विल टेक द फैक्टर एज 300 डिवाइडेड बाई टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन। जैसे एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है वो 4 यूनिट्स बिफोर ब्रेकफास्ट ले रहा है, 4 यूनिट्स बिफोर लंच, 4 यूनिट्स बिफोर डिनर, प्लस 13 यूनिट्स ऑफ बेजल इंसुलिन ले रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 25 यूनिट्स। तो इसके अंदर इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो कितना हो गया हमारा, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो इज 500 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 20, यानी अगर 1 यूनिट एक्स्ट्रा इंसुलिन वो लेगा, 1 यूनिट एक्स्ट्रा इंसुलिन वो लेगा तो वो 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी अगर वो सुबह किसी पेशेंट ने पार्टी करी और उसके अंदर 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा ले लिए, तो जो नॉर्मल इंसुलिन जो डॉक्टर ने एडवाइस करी थी एक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन, उसके ऊपर प्लस 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो एक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन के साथ उसे 1 यूनिट इंसुलिन एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी जो कंपेंसेट कर देगी 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसी के अंदर एग्जांपल, जैसे इसी में एग्जांपल देखते हैं, बस ये चीज़ याद रखना कि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो इज़ हमारे एक पेशेंट के अंदर 20 है, ये चीज़ देखना। तो अब जैसे हमारे पेशेंट जो नॉर्मल हमारा लेट सपोज कुछ एक्स ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिन में लेता था, उसके ऊपर से आज उसने पार्टी करी, उसके अंदर हाफ कप ऑफ सांभर उसने एक्स्ट्रा लिया, 1 एप्पल एक्स्ट्रा लिया एंड 2 इडलीज एक्स्ट्रा लिए। अब हाफ कप सांभर के अंदर 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, 1 एप्पल के अंदर 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, 2 इडलीज के अंदर 30 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब उस पेशेंट ने टोटल एक्स्ट्रा कार्ब कितना लिया नॉर्मल से ऊपर, ये है 60 ग्राम। अब एक्स अमाउंट ऑफ जो कार्ब वो नॉर्मली खाता था उसके लिए तो डॉक्टर ने पहले से इंसुलिन फिक्स की हुई है उसकी कुछ, लेट सपोज ये जो इंसुलिन उसकी फिक्स है वो है वाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन वो नॉर्मली लेता था। अब उसके ऊपर उस कार्ब पे उसने 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एडिशनल ले लिया। अब 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को भी हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा।
अब इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम आईसी रेशियो निकालेंगे। आईसी रेशियो का मतलब क्या था कि 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन कितना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कार्ब्स को न्यूट्रलाइज कर देगी। हमने जैसे पिछले यहाँ पे एग्जांपल में देखा था, ये आंसर था यहाँ पे 20, यानी 1 यूनिट इंसुलिन 20 ग्राम ऑफ एक्स्ट्रा कार्ब्स को कंपनसेट कर देगी। अब हमारे पेशेंट ने कितना लिया है 60, तो इसमें मुझे कितनी एडिशनल इंसुलिन देनी पड़ेगी 60 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज़ 3 यूनिट्स। तो नॉर्मल जो मेरा पेशेंट वाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन ले रहा था उसमें मुझे +3 यूनिट्स एडिशनल देनी पड़ेगी, और फिर वो ये वाला खाना भी खा सकता है, ये भी उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो। इसी में अब दूसरी चीज़ है इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो। ये क्या है इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो इज़ कि अगर मैं 1 यूनिट इंसुलिन पेशेंट को दूंगा, 1 यूनिट इंसुलिन दूंगा तो वो कितना ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज करेगी। तो ड्रॉप इन ब्लड ग्लूकोज ऑब्जर्व्ड आफ्टर इंजेक्टिंग 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन। पिछले वाला क्या था, 1 यूनिट इंसुलिन कितना एडिशनल कार्बोहाइड्रेट जो उसने बाहर से लिया उसको कंपनसेट कर देगा। ये कितना है, 1 यूनिट इंसुलिन अगर मैं पेशेंट को दूंगा वो ब्लड ग्लूकोज कितना कम कर देगी। लेट्स सपोज ब्लड ग्लूकोज 300 है और मुझे नॉर्मल चाहिए 150, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन मैं दूँ जिससे उसका 300 से ग्लूकोज जो है 150 आ जाए, जो मेरा टारगेट है। इसको कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है 1500 डिवाइडेड बाई टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन। एग्जाम्पल, पेशेंट जैसे 4 यूनिट्स टेकिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, 4 यूनिट्स बिफोर लंच, 4 यूनिट्स बिफोर डिनर एंड 30 यूनिट्स बेसल इंसुलिन। टोटल हो गया इसका 25 यूनिट्स वो दिन भर में इंसुलिन ले रहा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1500 डिवाइडेड बाई 25 यूनिट्स दैट इज 60 का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ अब कि अगर मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा इंसुलिन पेशेंट को दूंगा तो वो ब्लड ग्लूकोज को 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एक्स्ट्रा ड्रॉप कर देगा, समझे। यानी 1 यूनिट इंसुलिन लेंगे एक्स्ट्रा तो वो 60 ग्राम ब्लड ग्लूकोज को और कम कर देगा। तो ये चीज़ है। अब इसका मतलब क्या रहा कि अगर जिसका ये सेंसिटिविटी इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो कम आएगा, लेट्स सपोज एक पेशेंट का 60 आया, सो दूसरे पेशेंट का 30 आया, इसका मतलब क्या है, इस पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इस वाले पेशेंट में 1 यूनिट इंसुलिन 60 कम कर रहा है, लेकिन इस वाले में सिर्फ 30 कम कर रहा है, यानी ये वाले पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू दिस पेशेंट, फर्स्ट पेशेंट। अब इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, ये सेम पेशेंट है। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन पेशेंट नीड टू टेक। लेट्स से कि ब्रेकफास्ट से पहले वो एक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन नॉर्मली इंजेक्ट करता है, और हमने पेशेंट को बताया हुआ है कि बिफोर ब्रेकफास्ट उसका टारगेट ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए 150, टारगेट ब्लड ग्लूकोज शुड बी 150। जैसे इसमें बताया टारगेट ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए 150, लेकिन उसने मेजर किया खाने से पहले तो उसका ब्लड ग्लूकोज आया बिफोर ब्रेकफास्ट 330, तो नॉर्मल होना कितना चाहिए 150। कितना ज़्यादा है उसका 330 माइनस 150 दैट इज़ 180, यानी 180 उसका एडिशनल है। तो हमें पहले 180 को भी ठीक करना पड़ेगा। अब हमने उस इंसुलिन कितनी दी हुई है कि वो 150 को कंपेंसेट करे, जो एक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन है वो 150 पैक करेगी, लेकिन उसका 180 और एक्स्ट्रा है, तो हमें इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम IS रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो, यानी कि एक यूनिट ऑफ इंसुलिन कितना ब्लड ग्लूकोज कम करेगी। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो 60 था, यानी 1 यूनिट इंसुलिन दूंगा तो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज कम कर देगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 180 एक्स्ट्रा है और 1 यूनिट इंसुलिन 60 को कम करती है, तो मुझे कितना एडिशनल देना पड़ेगा 180 बाई 60 दैट इज 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स तो हो गई मेरी इस 180 को कंपेंसेट करने के लिए, कि इस 180 को एडिशनल जो 330 ब्लड ग्लूकोज है पेशेंट को उसको 150 तक लाने के लिए मुझे 3 यूनिट्स इंसुलिन एक्स्ट्रा लगेंगी। अब सेम पेशेंट ने मेरे वही चीज़ जैसे पहले देखा था, 15 ये सांभर एक्स्ट्रा लिया, एप्पल एक्स्ट्रा लिया, 2 इडली एक्स्ट्रा ली, टोटल जो इसका कार्बोहाइड्रेट है वो 60 ग्राम अब ज़्यादा लेगा। तो एक तो उसका बिफोर ब्रेकफास्ट ब्लड ग्लूकोज पहले से ही ज़्यादा था, प्लस वो और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने वाला है अभी, तो मुझे इसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा, प्लस ये जो 330 आया था इसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो 60 ग्राम के लिए मैंने इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो चेक किया कि 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो उसमें पिछले जैसे फार्मूला में हमने निकाला था वो आया था 60/20 दैट इज़ 3 यूनिट्स, यानी कि 3 यूनिट्स एडिशनल उसे ये इंसुलिन लेना पड़ेगा 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। प्लस इस वाले एग्जांपल से हमने देखा कि अगर ब्लड ग्लूकोज पहले से ही 330 है, रेज ब्लड ग्लूकोज है, उसको कंपेंसेट करने के लिए उसे 3 यूनिट्स और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो टोटल पेशेंट की इंसुलिन कितनी बनी 3 + 3 यानी 6 यूनिट्स, प्लस जो x यूनिट ऑफ इंसुलिन वो लेता था वो तो है ही, तो 3 + 3 + x, तो टोटल ये उसको इंसुलिन इतना लेना पड़ेगा।
तो ये चीज़ बार बार पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आएगा बताने के लिए। हर चीज़ के लिए हर खाने से पहले वो पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है कि मैं अब ये खाऊंगा, इसकी डोज टाइट्रेशन करो। तो ये आपको पेशेंट को सिखाना है, पेशेंट नीड टू नो दिस। तो अकॉर्डिंगली वो अपनी ब्लड ग्लूकोज को टाइट्रेट करेगा और उससे ही आगे प्रोसीड करेगा। ये चीज़ टिपिकली इंपॉर्टेंट है टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 में ये इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। अब इसी का एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेम पेशेंट टारगेट ब्लड शुगर लेवल कितना, ये BBF है, बिफोर ब्रेकफास्ट। हमारा टारगेट है 150 का, लेकिन जब मैंने उसका नापा बिफोर ब्रेकफास्ट वो था 90। हमें कितना चाहिए था 150। अब 150 के लिए मैंने एक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन पहले से उसे बताया हुआ है पेशेंट को कि एक्स यूनिट ऑफ इंसुलिन आपको बिफोर ब्रेकफास्ट इंजेक्ट करना है। वो किस लिए करना है 150 के लिए, लेकिन पेशेंट का ग्लूकोज कितना है ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी 90 है ना। तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितना है 90 माइनस 50 यानी -60, यानी 60 उसमें शुगर पहले से ही कम है। अगर मैं एक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन पूरी की पूरी इंजेक्ट कर दूंगा तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में लैंड कर जाएगा। अब जैसे पहले मैंने देखा था IS रेशियो 60 था। IS रेशियो का मतलब क्या है कि 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा इंसुलिन मेरा 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज कम कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 60 कम है, तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट इंसुलिन माइनस कर दूंगा उसका। जो नॉर्मल एक्स इंसुलिन ले रहा था एक्स अमाउंट, तो x माइनस 1 यूनिट इंसुलिन मैं पेशेंट को दूंगा। अब सेम पेशेंट मेरा ब्रेकफास्ट के अंदर वही सांभर और एप्पल प्लस इडली खाएगा, यानी एडिशनल 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए मैंने इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो से चेक किया था कि मुझे 3 यूनिट्स एडिशनल इंसुलिन देनी पड़ेगी इसको कंपेंसेट करने के लिए। तो टोटल मेरी इंसुलिन कितनी देनी पड़ी, एक्स तो मैंने दी, x माइनस 1 मैंने यहाँ कर लिया, उसमें +3 मैंने ऐड किया क्योंकि मैं एडिशनल उसको भी खिलाने वाला हूँ, पेशेंट खाएगा अभी एडिशनल 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो टोटल इंसुलिन डोज कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 यूनिट्स। जो एक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन वो ले रहा था उसके ऊपर से उसे एडिशनल 2 यूनिट्स इंसुलिन एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी इसको कंपेंसेट करने के लिए, प्लस ये जो ब्लड ग्लूकोज कम है इसको कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में सुनने में थोड़ा हार्ड सा है। एक बार वीडियो वापस पीछे करके एक बार दोबारा से देखना, बहुत आसान है। और हर पेशेंट को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। ये एक्सप्लेन कर नहीं पाते पेशेंट, अपनी तरफ से टाइट्रेट कर नहीं पाता, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं पेशेंट में। तो पेशेंट स्पेशली ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ ऑन इंसुलिन, उसको एडिशनल मतलब ये चीज़ तो पता होनी ही होनी चाहिए, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो, इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो। उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी डोज बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर हर चीज़ को टाइट्रेट करेगा जिससे यूग्लाइसेमिक वो मेंटेन रह सके। अब दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, वो तो हो गया सबसे पहले न्यूट्रिशन वाला पार्ट, और बेसिक न्यूट्रिशन बाद में देखेंगे। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जिसके अंदर है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में इट इज़ रिकमेंडेड 150 मिनट्स पर वीक, 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी, जिसके अंदर गैप होना चाहिए नॉट मोर देन 2 डेज। 2 दिन का गैप ले सकता है लेकिन 2 से ऊपर ज़्यादा गैप नहीं लेना, और 1 वीक के अंदर एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज शुड बी डन। अब इसके अंदर एक्सरसाइज के टाइम पे स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ कैन डेवलप हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया टिपिकली अकर आफ्टर वेट ट्रेनिंग, मतलब वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज में जो होगा उसमें हाइपरग्लाइसीमिया देयर आर चांसेस कि इट कैन डेवलप। बाकी हाइपोग्लाइसीमिया तो कॉमन है। तो इसके अंदर कैसे प्रिवेंट करेंगे एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें एक ही है, पहले आपको ब्लड ग्लूकोज अपना मेजर करना पड़ेगा। मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। अगर इसमें ब्लड ग्लूकोज आपका बिफोर एक्सरसाइज इट इज़ मोर देन 250 और कीटोन्स आर प्रेजेंट वेदर इन ब्लड या यूरिन, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है स्ट्रेस की तरह एक्ट करेगा और पेशेंट कैन डेवलप DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ऐसे में वी नीड टू डिले द एक्सरसाइज, अवॉइड द एक्सरसाइज इफ ब्लड ग्लूकोज इज मोर देन 250 और कीटोन्स आर प्रेजेंट। दूसरा है इफ ब्लड ग्लूकोज इज लेस देन 90, तो ऐसे में वी एडवाइज द पेशेंट टू इंजेस्ट सम कार्ब्स बिफोर द एक्सरसाइज टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा, अगर पेशेंट की प्रीवियस हाइपोग्लाइसीमिया की हिस्ट्री है, एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसके अंदर विल एडवाइज टू डिक्रीज द इंसुलिन डोज प्रायर टू द एक्सरसाइज। और ऐसी साइट पे इंसुलिन इंजेक्ट करना है विच इज़ नॉन एक्सरसाइजिंग पार्ट। जैसे पेशेंट आज लेग ट्रेन करने जाना है, लेग ट्रेन करेगा, तो इसमें विल एडवाइज अवॉइड द लेग। क्यों अवॉइड करेंगे लेग्स को, इंजेक्टिंग ऑन लेग्स, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन विल इंक्रीज एक्सरसाइज की वजह से, तो वहाँ पे इंसुलिन विल एब्जॉर्ब फास्ट। तो शुरू में तो इंसुलिन जैसे ही एब्जॉर्ब होगा वो हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगा, ज़्यादा इंसुलिन सडनली ब्लड के अंदर आएगा, इट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। और लेटर फेजेस में जब इंसुलिन चाहिए रहेगा, जब हमारे पास इंसुलिन है नहीं, तो इनिशियली हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा एंड लेटर इट विल प्रोग्रेस टू हाइपरग्लाइसीमिया।
तो अवॉइड इंजेक्टिंग इन दोज पार्ट्स जो आप एक्सरसाइज करने वाले हो। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस विच आर टू बी डन इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। ये डिटेक्शन के लिए नहीं, बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए। तो इसके अंदर है सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। ये कुछ नहीं, बेसिकली ये है ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक डिवाइस, बेसिकली ग्लूकोमीटर। अब ग्लूकोमीटर में हम लेते हैं ब्लड सैंपल। इसके अंदर ब्लड सैंपल, इसके अंदर बेसिकली प्लाज्मा नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर कोई ग्रे ऑयल नहीं है, कोई फ्लोरीन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल ग्लूकोमीटर है। हमने एक प्रिक किया, उससे इसको अटैच किया और जिसकी वजह से हमारे पास सैंपल आ गया। तो ये तो ब्लड ग्लूकोज है। और हमने देखा था पहले पिछली क्लास में जैसे बताया था, ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू प्लाज्मा ग्लूकोज से डिफरेंट होती है। तो ग्लूकोमीटर्स आर मेड सच कि इसके अंदर दीज आर कैलिब्रेटेड टू प्रोवाइड प्लाज्मा ग्लूकोज ओनली। इसमें मेजर हम ब्लड ग्लूकोज कर रहे हैं, मेजर हम सैंपल ले रहे हैं ब्लड, लेकिन दे आर कैलिब्रेटेड टू गिव प्लाज्मा ग्लूकोज की रीडिंग। अब फ्रीक्वेंसी कितनी बार करेंगे दिन भर में, इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ टेकिंग इंसुलिन, उसके अंदर हमें बार बार करना है। इवन हमें 6 बार तक करना पड़ सकता है, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, 6 बार तक भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इंसुलिन अकॉर्डिंगली देना है। जब भी तो हम इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो, इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर निकाल पाएंगे। और टाइप 2 डायबिटीज़ ऑन इंसुलिन, ये सेम टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह एक्ट करेगा। इंसुलिन पे कोई भी है तो मॉनिटरिंग हमें फ्रीक्वेंट करनी पड़ेगी और इंसुलिन की डोज अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। दूसरा है एनी पेशेंट हु इज़ ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और एंटी डायबिटिक एजेंट्स, उसके अंदर तो कई बार हमें ब्लड ग्लूकोज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम 3 मंथ्स के गैप पे सीधा HbA1c के साथ बुला लेते हैं। तो मैक्सिमम इज इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस ऑन इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ऑन इंसुलिन, एंड लीस्ट इज इन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज? अगर इतना ही अच्छा है ये ब्लड ग्लूकोज, तो हम डायग्नोसिस के अंदर हमने प्लाज्मा ग्लूकोज क्यों लिया हुआ है? वाई डोंट वी टेक ब्लड ग्लूकोज इन मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़? क्यों? क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ होल ब्लड ग्लूकोज आर यूजुअली 10 to 15% लोअर देन प्लाज्मा ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज जब मेजर करूँगा वो 10 to 15% कम रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा ग्लूकोज। यानी मैंने ब्लड ग्लूकोज मेजर किया, प्लाज्मा ग्लूकोज मेजर किया, तो ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग हमेशा 10 to 15% कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर सिर्फ वाटर है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, सिर्फ वाटर नहीं है, मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। ब्लड के अंदर एरिथ्रोसाइट्स हैं, दूसरी सेल लीनिएज है, जिसकी वजह से रिलेटिवली वाटर एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा इट्स लेस। और ग्लूकोज हमारा है सॉल्यूट, वो डिजॉल्व रहेगा सॉल्वेंट के साथ, तो वाटर रहेगा उसमें रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट ऑफ ये ग्लूकोज डिजॉल्व रहेगा। तो प्लाज्मा के अंदर रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू ब्लड, होल ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है प्लाज्मा के अंदर, इसलिए हम जब प्लाज्मा ग्लूकोज हमारा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू ब्लड ग्लूकोज व्हेन मेजर्ड एट सेम टाइम। अब इसमें WHO ने कन्वर्जन फैक्टर ड्राइव किया हुआ है 1.12। इफ़ यू मल्टीप्लाई ब्लड ग्लूकोज विद 1.12 इट इज़ कैलिब्रेटेड टू गिव रीडिंग्स ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज। इसके अंदर लेकिन प्री रिक्विजिट है कि हमने पहले से सोचा हुआ है कि पेशेंट का हीमेटोक्रिट शुड बी 45% एंड रेड सेल टू प्लाज्मा रेशियो इज़ 0.8। ये चीज़ है ग्लूकोमीटर में प्री सेट आता है, आपको एडिशनल कुछ ऐसे कन्वर्ट नहीं करना है ना। तो अब ग्लूकोमीटर के भी स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सा ग्लूकोमीटर FDA अप्रूव्ड है, कौन सा नहीं है। बेसिकली कौन सा ग्लूकोमीटर कुड बी यूज्ड इन होम बेस्ड सेटिंग, कौन सा ग्लूकोमीटर शुड बी यूज्ड इन हॉस्पिटल बेस्ड सेटिंग। अब इसके अंदर क्या है, मैंने जैसे होम बेस्ड सेटिंग पे कौन सा ग्लूकोमीटर एडवाइज्ड है, इसके अंदर 95% रीडिंग्स ऑफ ग्लूकोमीटर शुड बी विद इन 15% रेंज ऑफ द रीडिंग ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज। सेम टाइम पे मैंने ब्लड ग्लूकोज करवाया, सेम टाइम पे मैंने प्लाज्मा ग्लूकोज कराया, प्लाज्मा ग्लूकोज सेम टाइम पे मैंने मैंने ब्लड ग्लूकोज कराया, सेम टाइम पे मैंने प्लाज्मा ग्लूकोज कराया। तो 90% रीडिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज शुड बी विद इन 15% रीडिंग ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज। जितना मेरी प्लाज्मा ग्लूकोज की रीडिंग आई उसके विद इन 15% के अंदर ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग है, तो दैट ग्लूकोमीटर इज बीन अप्रूव्ड फॉर होम बेस्ड सेटिंग। एंड 99% ऑफ द ये ग्लूकोमीटर रीडिंग्स शुड बी विद इन 20% ऑफ व्हाट वी डन इन प्लाज्मा ग्लूकोज। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो ग्लूकोमीटर इज अप्रूव्ड बाय होम बेस्ड सेटिंग। दूसरा है हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर इफ़ 95% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज रीडिंग शुड बी विद इन 12% ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज रीडिंग्स जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर मोर देन 74 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा एंड
95% of the reading measured by glucometer should be within 12 milligram per deciliter as compared to plasma glucose when blood glucose level is less than 75 milligram per deciliter. And 98% readings measured by glucometer should be within 15% reading of the plasma glucose when blood glucose is more than 74 milligram per deciliter. And 98% readings should be within 15 milligram of plasma glucose when blood glucose is less than 75. ये थोड़ा सा ऐसे अगर सीधा बोलेंगे तो कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट ये चीज़ बस एक बार देखना है, रटने वाला तो काम है नहीं इसमें. तो ये चीज़ हमें पता लगेगा विच ग्लूकोमीटर और एडवाइज. ये चीज़ हमें पता ही नहीं है, देखते ही नहीं है. अब ग्लूकोमीटर पे आपने देखना, वहाँ पे कहीं पे भी कुछ लिखा ही नहीं है. तो उसमें ऐसा ग्लूकोमीटर हमें यूज़ करना है जिसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं. हॉस्पिटल के क्राइटेरिया तो और भी स्ट्रिंजेंट हैं. तो इसलिए ग्लूकोमीटर जो भी हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली हम देखेंगे कि अच्छी तरह, और उसी को ही यूज़ करना है. उसके अलावा कोई और ग्लूकोमीटर यूज़ नहीं करेंगे, फॉल्स रीडिंग आएगी. नेक्स्ट दूसरा है, ये तो था सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोमीटर. दूसरा है कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग. इसके अंदर हम एक डिवाइस है वो ही अपने सबक्यूटेनियस प्लेन में इंजेक्ट कर लेते हैं, लगा लेते हैं एक डिवाइस को, और वो कंटिन्यूस ग्लूकोज रीडिंग अपनी हमारे देता रहता है पेशेंट की, कि अभी कितना ग्लूकोज है सेम टाइम पे, नेक्स्ट मिनट में कितना है, नेक्स्ट आवर पे कितना है, पूरे टाइम कंटिन्यूस ग्लूकोज पेशेंट की बताता रहेगा. अब इसका एडवांटेज क्या है? अब ये जो रेड डॉट्स हैं इधर, ये वाला, ये मान लो ये मैंने पेशेंट का दिन भर में किया सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज. यहाँ पे मैंने ग्लूकोमीटर से मेजर किया. ये मेरा टारगेट रेंज थी कि 70 to 140 के बीच में पेशेंट रहना चाहिए. अब मैं अगर इन सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज़ को देखूँगा, जो रेड डॉट्स हैं, इसको देख के मैं क्या कहूँगा कि ये वाली रीडिंग मेरी रेंज में थी, ये वाली रीडिंग मेरी रेंज में थी, ये थोड़ी सी अबव रेंज गई, बस एक रीडिंग हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 200 के आसपास था. मैं बहुत ज़्यादा कोई डोज में कोई OH ऐड करूँगा या इंसुलिन चेंज करूँगा, कुछ नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि मेरी दो रीडिंग्स जो थी रेंज में थी. एक थोड़ी सी ऊपर थी ये वाली, बस एक ये रीडिंग थी, ये स्लाइटली अबव थी. इसमें बस पेशेंट को बोलूँगा कि थोड़ा सा ग्लूकोज इंटेक कम करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करने हैं, बस. वहीं पर अगर मैं सेम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की रीडिंग देखूँ तो ये देखो, यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया ये मोर देन 300 तक भी जा रहा है. यहाँ पे पेशेंट को DKA का रिस्क हो सकता था. तो कितना ज़्यादा था इधर, यहाँ पूरे टाइम यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 80% ऑफ द डे, 80% ऑफ द डे पेशेंट जो था नॉर्मल रीडिंग के ऊपर था. पेशेंट 80% ऑफ द डे हाइपरग्लाइसीमिया में था. तो ऐसे में मुझे यहाँ पे इंसुलिन की डोज बढ़ानी चाहिए थी. यहाँ से पहले बिफोर ब्रेकफास्ट या जो भी रीडिंग आएगी, यहाँ पे मुझे इंसुलिन की डोज हाइक करनी थी, जिससे ये जो पीक आई है ये कैंसिल आउट हो जाए. तो ये एडवांटेज है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का, कि मुझे पता लग जाएगा कि ये जो रीडिंग आ रही है इसको कैसे मॉनिटर करना था. वहीं अगर मैं सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू यूज़ करता तो उससे मैं तो बस ये कहता कि कुछ दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है ना. तो इस चीज़ में कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग अबव है, सुपीरियर है एज कम्पेयर टू ग्लूकोमीटर. SMBG यानी ग्लूकोमीटर. ग्लूकोमीटर क्या है? इट्स जस्ट अ स्नैपशॉट कि एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आपका ब्लड ग्लूकोज कितना है, उसको बस उसने मेजर किया और उसको हमने इंटरप्रेट कर लिया. ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि आपका ब्लड ग्लूकोज पहले कितना था या आगे कितना हो सकता है, जो कि हमारा कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर देगा. और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्लूकोज ये अभी बता देगा कि आपका ग्लूकोज जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस रफ्तार में बढ़ रहा है, चांसेस है कि आधे घंटे में ग्लूकोज इतना हो जाएगा. और या जिस तरह से कम हो रहा है, हो सकता है कि आपका ग्लूकोज आधे घंटे बाद इतना हो जाएगा. दैट ऑल्सो कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर कैन टेल. इसलिए ये देखा जाता है कि कई पेशेंट में टुडे मैनी पेशेंट्स डू नॉट अचीव द ग्लाइसेमिक टारगेट, यानी जितना हम HbA1c उसके अंदर फोकस करते हैं कि इतना हो, डिस्पाइट पेशेंट कॉन्फिडेंट है, प्लस पेशेंट एफर्ट्स डाल रहा है, डॉक्टर इज ऑल्सो पुटिंग द एफर्ट्स, लेकिन फिर भी जो ग्लाइसेमिक टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो रहे. क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम सिर्फ ये ग्लूकोमीटर से रीडिंग देखे जा रहे हैं. जैसे हमने इसमें पिछली रीडिंग में देखा, यहाँ पे हमने देखा ये रीडिंग्स हैं, ये रीडिंग है. हम पेशेंट को कहेंगे सारी रीडिंग्स ऑलमोस्ट ठीक से ही चल रही हैं, ज़्यादा कुछ चल रहा नहीं है, बस डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है. वहीं जब ग्लूकोज मॉनिटर करवाया कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, तो यहाँ देखा ये हो रहा है, हमें पूरे 80-90% टाइम हमारा पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक है. तो क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पा रहा था, इसलिए टारगेट्स भी अचीव नहीं हो पा रहे इस वजह से.
दूसरा इसके अंदर क्या है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर जो है वो प्रोवाइड करेगा हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, हर टाइम हमें बताता रहेगा कि कितना है आप ग्लूकोज, कितना आप ग्लूकोज कितना है, प्लस फीडबैक देता रहेगा कि जो आपने खाया है उस हिसाब से चांसेस हैं कि अगली बार इतना ग्लूकोज हो जाएगा, आधे घंटे बाद इतना ग्लूकोज हो सकता है, प्लस वार्निंग्स और अलर्ट्स भी देगा जब वो ग्लूकोज हमारा सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा या हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, तो इट इवन गिव्स अलर्ट। ये ग्लूकोमीटर प्लस कंटिन्यूस ग्लूकोमीटर दोनों के दोनों ही हमारे एट पॉइंट ऑफ टाइम कितना ग्लूकोज है वो चीज़ हमें दोनों बताते हैं। लेकिन बस ये है कि ग्लूकोमीटर में हमने बस एक रीडिंग ली, वहीं कंटिन्यूस ग्लूकोज मिनट मॉनिटर हर मिनट में, हर 2-2 मिनट में, हर 5-5 मिनट में सेम रीडिंग्स लेता रह जा रहा है, तो हमें काइंड ऑफ ग्राफ पता लग जाता है कि कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग हमारा एवरी 1 to 5 मिनट्स के अंदर रीडिंग्स चेक करता है, इसलिए ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे देता है करंट ब्लड ग्लूकोज, प्लस ग्लूकोज की डायरेक्शन बताता है कि इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ डिक्रीजिंग, प्लस ट्रेंड्स बता सकता है, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्लूकोज कि हमने ये खाया उससे हमारा रेट ऑफ चेंज कितना था, हमने इतनी इंसुलिन ली उससे रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, प्लस फीडबैक भी देता है रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस कि आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करी उससे हमारा कितना ग्लूकोज लेवल रेंज के अंदर रहा है, या कितना आपने इंसुलिन दिया उसकी वजह से कितना पेशेंट इंटरवेंशन के बाद ग्लूकोज यूग्लाइसेमिक की तरफ रहा है। प्लस वार्निंग्स भी देता है कि व्हेन ग्लूकोज लेवल्स बिकम टू हाई और टू लो आउटसाइड, मतलब जो हमने टारगेट रेंज बनाई हुई है उसके ऊपर अगर ग्लूकोज जाएगा या उसके नीचे जाएगा तो इट विल गिव अलर्ट्स, इट विल गिव द वार्निंग। अलर्ट्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये एडवांटेज हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के ओवर ग्लूकोमीटर। तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मीटर प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लूकोमीटर, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 288 रीडिंग्स होती हैं पर डे। लेकिन प्रिक कितना हुआ, बस हमने जब एक बार ग्लूकोमीटर हमने इंस्टॉल किया तो उस टाइम पे बस सिंगल प्रिक हुआ, फिर नेक्स्ट 14 डेज तक वो कंटिन्यूसली देता जाएगा दिन दिन में 288 रीडिंग्स, और पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा, और ऑलमोस्ट ऑल द रीडिंग्स आर एक्यूरेट, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। ग्लूकोज ट्रेंड्स भी पता लगते हैं, और इसके अंदर एरो भी रहता है, एरो सिस्टम, वो बताएगा कि ग्लूकोज फॉलिंग ट्रेंड में, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या ऑलमोस्ट स्टैटिक है। एरो ट्रेंड अभी देखेंगे हम बाद में। अलर्ट्स एंड अलार्म्स भी वो हमें प्रोवाइड करता है व्हेन ग्लूकोज इज हाई और लो। देन रिमोट मॉनिटरिंग कि पेशेंट इधर बैठा हुआ है कहीं और है, प्लस हमें रीडिंग घर पे बैठे बैठे उसकी मोबाइल पे पता लगती रही है कि कितना है, वार्निंग आ रही है, अलर्ट्स आ रहे हैं, या कितना ग्लूकोज लेवल्स चल रहे हैं, वो चीज़ हमें दूर से ही पता चलता रहता है। तो इसके अंदर प्लस हमें ग्राफिकली विजुअलाइज ग्राफिकल फॉर्म में डाटा प्रोवाइड होता है कि पूरे दिन ग्लूकोज लेवल कैसा रहा। अब जैसे ये है, ये क्या है, ये हमारा बेसिकली सेंसर है। ये चीज़ हम यहाँ पे पेशेंट की स्किन पे एक बार प्रिक करके अटैच कर देंगे, तो ये इंटरस्टिशियल हमारा ये है निडल है, ये है हमारा इंटरस्टिशियल ग्लूकोज जो भी रहेगा उसको मेजर करती रहेगी ये बेसिकली। तो इसके अंदर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, और ये चीज़ सेंसर है। सेंसर फिर हमारा ट्रांसमीटर, वो इट कुड भी मोबाइल या दूसरा ट्रांसमीटर रहेगा, उस ट्रांसमीटर को ये सिग्नल भेजेगी और उस ट्रांसमीटर हमें बताता रहेगा कि अभी ब्लड ग्लूकोज पेशेंट का कितना है। तो इसके अंदर क्या है, सेंसर इज इंसर्टेड अंडर द स्किन, और ये हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज मेजर करता रहेगा। सेंसर इज अटैच टू द ट्रांसमीटर, जैसे अब ये है, ये चीज़ हमारा ट्रांसमीटर पार्ट है। इसके अंदर अब देखोगे तो ये क्या बता रहा है कि अभी हमारा ब्लड ग्लूकोज 160 है, ट्रेंड जो है डाउनवर्ड है, यानी ग्लूकोज बॉडी में कम होता जा रहा है। प्लस 3 आवर्स के अंदर जो हमारा ग्लाइसेमिक टारगेट है, जो हमने रेंज सेट की हुई है, वो रेंज के अंदर था। लास्ट 3 आवर्स के अंदर सारी रीडिंग्स रेंज के अंदर थी। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसमीटर है, ये मोबाइल भी हो सकता है, दूसरा ट्रांसमीटर भी। जैसे ही हम इस ट्रांसमीटर को इस सेंसर से अटैच करेंगे, ये हमें सारी रीडिंग्स प्रोवाइड कर देगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर इंटरस्टिशियल ग्लूकोज को मेजर करता है रिलेटेड टू कैपिलरी ग्लूकोज। जैसे अब हमारे पास ये कैपिलरी है, इस कैपिलरी के अंदर यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज है, तो ब्लड ग्लूकोज लेट सपोज इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरी जो निडल है वो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिलरीज से ग्लूकोज निकलेगा, उसको निकलते निकलते 10-15 मिनट लग जाएंगे। देन यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ये ग्लूकोज यहाँ पे बाद में बढ़ेगा आफ्टर 15 मिनट्स। तो जब हम कंटिन्यूस ये ग्लूकोज मॉनिटर लगाते हैं तो उसमें देयर इज़ अ लैग टाइम, तो वहाँ पे हमें फिजियोलॉजिकली लैग टाइम मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्लड ग्लूकोज में जो इंक्रीज़ हो गया वो 15 मिनट बाद हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। सेम अगर यहीं पे ब्लड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो यहाँ जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसे निकलते निकलते 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो देयर इज़ अ 15 मिनट डिले, तब वो बताएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। तो इसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिले होता है एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया,
ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है उसको 15 मिनट लग गए बताते बताते कि भाई ग्लूकोज रेज्ड है। प्लस अगर लेट सपोज यहाँ पे हमारा ब्लड ग्लूकोज कम हो गया तो हमारा कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर धीरे 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 बता के हमें यहाँ जाके बताएगा कि हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ब्लड ग्लूकोज हमारा कम हो गया। तो देयर इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिले ऑफ अराउंड 10 to 15 मिनट्स। तो ये चीज़ बस इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इसके अंदर जैसे ये चीज़ है जो सेम मैंने पिछले एग्जांपल लिया था, तो ये है मेरी ग्लूकोमीटर की रीडिंग और ये है मेरी CGM की रीडिंग, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की रीडिंग। अब ये जो मेरे पास पेशेंट आया, मैं इसे क्या बोलूँगा, जैसे मैंने यहाँ टारगेट है, लेट सपोज 80 to 130 का मेरा टारगेट है कि इतने के बीच में मुझे पेशेंट की सारी रीडिंग रखनी है। तो मैं इसमें क्या बोलूँगा, इसमें देख के कि ये वाली रीडिंग नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बस एक ये रीडिंग अब नॉर्मल है, बाकी सारी रीडिंग्स ठीक हैं। तो मैं इस पेशेंट को क्या बोलूँगा कि भाई सारी रीडिंग्स बहुत अच्छी हैं, सारी रीडिंग्स टाइम में, बस एक आउट ऑफ रेंज थी, उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे, इससे ही हमारे ग्लाइसेमिक टारगेट अचीव होंगे। वहीं पे अगर मैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर उसी पेशेंट में लगा के देखा तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे 250 के आसपास था, यहाँ पे 350 400 भी हमारा हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, प्लस पेशेंट के 2 एपिसोड हाइपोग्लाइसीमिया के भी हुए हैं। लेकिन पेशेंट ने आपको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस है, प्रोबेबली ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे सिर्फ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग से पता लगेगी। अब मुझे यहाँ पे इंसुलिन इंट्रोड्यूस करनी थी, यहाँ पे मुझे इंसुलिन कम करनी चाहिए थी, या अकॉर्डिंगली चेंजेस करने चाहिए थे। तो ये चीज़ बेसिकली एडवांटेज है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोमीटर। अब नेक्स्ट है इसके अंदर बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। वही अवॉइड्स फिंगर प्रिक, जैसे इसमें मैं 288 रीडिंग्स दिन भर में ले रहा हूँ, वहाँ पे अगर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग ग्लूकोमीटर में मैं 6 रीडिंग्स भी लेता हूँ तो इट इज़ वेरी पेनफुल टू द पेशेंट। वो इसलिए कई बार पेशेंट ऑफ ट्रैक चला जाता है, फॉलो नहीं करता है चीज़ों को, कमांड को, और लैंड अप करता है फिर डिफरेंट माइक्रोवास्कुलर मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में। ईजी स्कैन कर सकते हैं, SS ग्लूकोज वैल्यूज़ 24/7 मॉनिटर कर सकते हैं, 14 दिन तक कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं। इट इज़ वाटर रेजिस्टेंस ऑल्सो। एडेड बेनिफिट, उसके हिसाब से हम डिसीजन बना सकते हैं कि क्या हमें खाना है, प्लस फिजिकल एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, कितनी करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इंसुलिन की डोजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस करेक्शन डोजेस, जैसे हमने देखा था इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो, इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो, उसके अकॉर्डिंगली हम इंसुलिन की डोज टाइट्रेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज को रेंज में रखने में मदद करता है। हाई और लो अगर ग्लूकोज होगा तो उसमें अलर्ट हमें देगा, तो हम वी कैन अवॉइड हाई और लो ग्लूकोज। आइडिया हमें देता है हाउ ग्लूकोज स्पाइक्स विद वेरियस फूड आइटम्स। इसके अंदर मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज पैटर्न देयर बाई एडजस्टिंग आवर डोज। जो टाइप 1 किड्स न्यूली डायग्नोज होते हैं, टाइप 1 उसके अंदर बहुत यूज़फुल है कि क्या खा रहा है, कितनी इंसुलिन दे रहा है, इंसुलिन हमें एडिशनल कितनी देनी है, क्योंकि थोड़ी सी इंसुलिन दी पेशेंट विल डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया, अगर नहीं दी तो हाइपरग्लाइसीमिया। तो ऐसे में मैनेज करने में कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी हेल्पफुल। लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हम पेशेंट को यूग्लाइसेमिक रखेंगे पूरे टाइम, तो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वेरी लेस, वेरी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे उसमें कि पेशेंट माइक्रोवास्कुलर मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद है ग्लूकोज ट्रेंड, जैसे एरो बताए थे, इसके अंदर अगर सीधा एरो उसके अंदर आ रहा है तो इट इज़ सजेस्टिंग कि ग्लूकोज इज़ राइजिंग वेरी क्विकली, या अगर ऐसा एरो थोड़ा सा स्लेंटिंग है लेकिन अपवर्ड तो ग्लूकोज इज़ राइजिंग। अगर स्ट्रेट एरो है तो इसका मतलब कि नो चेंज इज़ देयर, ऑलमोस्ट स्टैटिक इज़ देयर। डाउनवर्ड स्लेंटिंग इट मीन्स ग्लूकोज इज़ फॉलिंग, और सडन सीधा डिग्री मतलब नीचे की तरफ एरो है तो इसका मतलब ग्लूकोज इज़ फॉलिंग वेरी क्विकली। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें पता लग जाएगा कि चांसेस आर देयर कि विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स या हाफ एन आवर पेशेंट कैन डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया। तो पहले से ही हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, आइदर डाइटरी मॉडिफिकेशन और आइदर इंसुलिन मॉडिफिकेशन। अब इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का? कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का ये है कि इट इज़ एक्सपेंसिव। If you want the sensor, it will cost you around 2,000, 3,000, 10,000 depending on type you are using। और इसके अंदर कई बार पम्प्स रहते हैं, इन्फ्यूजन पम्प्स, कि वो खुद से ही इंसुलिन ग्लूकोज को सेंस करेंगे, प्लस खुद से ही इंसुलिन भी इंजेक्ट कर देंगे सबक्यूटेनियस प्लेन में। तो दोज विल कॉस्ट अराउंड 2 lakhs, 2.5 lakhs। इवन बहुत जो अच्छे हैं रिमोट ब्लूटूथ कनेक्टेड हैं, दे विल कॉस्ट 6 lakhs, 10 lakhs। तो वो चीज़ हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, पर एरा जो अभी आने वाला है दैट इज़ ऑफ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इट विल चेंज द डायबिटीज़ कम्प्लीटली, इट विल चेंज द पेशेंट, इट विल डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस। तो ट्राई करना है इसी के लिए, इफ़ पेशेंट इज़ अफोर्डेबल, पेशेंट इज़ विलिंग। तो अब इसके अंदर हमारा CGM मॉनिटर यूज़ करने के लिए भी कुछ हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया हैं कि नंबर ऑफ डेज CGM मॉनिटर को पेशेंट को पहन के रखना है, वो है एटलीस्ट 14 डेज। और आउट ऑफ दीज 14 डेज एटलीस्ट 70% ऑफ द टाइम ये CGM डिवाइस शुड बी एक्टिवेटेड।
70% ऑफ द टाइम ऑफ द 14 days CGMDI शुड बी एक्टिवेटेड। एवरी डे उसको मीन ग्लूकोज प्रोवाइड करना है कि पूरे दिन भर में एवरेज ग्लूकोज पेशेंट का कितना रहा, प्लस ग्लूकोज मैनेजमेंट इंडिकेटर होना चाहिए। जैसे हमारे पास था HbA1c, तो इट इज़ कॉल्ड एस्टिमेटेड HbA1c, मतलब, लेकिन HbA1c से इसको बेसिकली डॉक्टर्स वर कंफ्यूजिंग, तो इसका टर्म ही चेंज कर दिया ग्लूकोज मैनेजमेंट। इसके अंदर पेशेंट का ये दिखाएगा आपका जितना दिन भर में ग्लूकोज रीडिंग्स जो रही हैं उसके हिसाब से आपका एस्टिमेटेड HbA1c कितना हो सकता है, ये चीज़ बताएगा। प्लस ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, ब्रेकफास्ट से पहले प्लस ब्रेकफास्ट के बाद में ग्लूकोज वेरिएबिलिटी शुड बी लेस देन 36%। फिर एक टाइम अबव रेंज, टाइम बिलो रेंज। जैसे अब टाइम मैंने इन रेंज पेशेंट की कैलकुलेट करी कि लेट सपोज मेरा होना चाहिए 70 to 80, 70 to 180 मेरा टाइम इन रेंज है कि इतना ग्लूकोज मेरा होना चाहिए। या अगर इतना है तो पेशेंट यूग्लाइसेमिक है, पेशेंट नॉर्मल है, तो इसको बोलेंगे टाइम इन रेंज। दूसरा है अगर टाइम अबव रेंज के अंदर इफ़ इट इज़ 181 to 250 तो उसको बोलेंगे लेवल 1 हाइपरग्लाइसीमिया। इफ़ इट इज़ मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसे बोलेंगे टाइम अबव रेंज, इट इज़ लेवल 2 हाइपरग्लाइसीमिया। वहीं अगर टाइम इन रेंज के नीचे कुछ ग्लूकोज जाता है तो इट इज़ कॉल्ड टाइम बिलो रेंज। टाइम बिलो रेंज में इफ़ ग्लूकोज इज 54 to 70 we will call it level 1 hypoglycemia. If time below range is less than 54 will called level 2 hypoglycemia. ये चीज़ इसके फैक्टर्स हैं। अभी देखेंगे हम टाइम इन रेंज, टाइम अबव रेंज, टाइम बिलो रेंज का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे अब मैंने यहाँ पे कितना देखा, मुझे चाहिए टाइम इन रेंज शुड बी 70 to 180। जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया इट शुड बी बिटवीन 70 to 180। मुझे पेशेंट को देखना है, तो ये HbA1c से भी ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है पेशेंट को यूग्लाइसेमिक या पेशेंट के टारगेट्स अचीव करवाने के लिए, पेशेंट के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए। HbA1c अच्छी रीडिंग है, अब उससे भी अच्छी है टाइम इन रेंज। अगर मेरा पेशेंट कितनी रीडिंग्स जो मैंने दिन भर में कैलकुलेट करी उसमें से कितनी % ऑफ रीडिंग्स आर विद इन टाइम इन रेंज, कितनी % रीडिंग्स आर विद इन 70 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज कॉल्ड टाइम इन रेंज। And the percentage of reading which are above the time in range, that is time above range, and percentage of reading which are below the time in range, that is time below range। कितनी रीडिंग्स मेरी बेसिकली ये है हाइपरग्लाइसीमिया और ये है हाइपोग्लाइसीमिया। कितनी रीडिंग्स मेरी हाइपरग्लाइसीमिया में जा रही हैं, कितनी हाइपोग्लाइसीमिया में जा रही हैं, एंड कितनी यूग्लाइसीमिया है रीडिंग, कितनी रीडिंग्स यूग्लाइसेमिक है। तो अब हमें ऐसे में क्या करना है, ये है टाइम अबव रेंज, टाइम विद इन रेंज, टाइम बिलो रेंज। ऐसे में मुझे टाइम इन रेंज के अंदर नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ानी है कि मेरी दिन भर में जितनी रीडिंग्स आई वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन रेंज अगर रहेंगी तो लॉन्ग टर्म चांसेस सबसे कम रहेंगे कॉम्प्लिकेशंस के, और पेशेंट यूग्लाइसेमिक रहेगा, डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन लीस्ट होंगे। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स हैं टू कीप द पेशेंट विद इन टाइम इन रेंज। इसके अंदर सबसे पहले जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मोर देन 70% ऑफ द रीडिंग्स जो दिन भर में आएंगी, मोर देन 70% ऑफ द रीडिंग शुड बी विद इन टाइम इन रेंज, दैट इज 70 to 180, एंड मोर देन 180 यानी टाइम अबव रेंज रीडिंग शुड बी लेस देन 25%, एंड टाइम बिलो रेंज इट शुड बी लेस देन 4%। देन ओल्डर या हाई रिस्क पेशेंट विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ रीडिंग शुड बी टाइम इन रेंज। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस होगी क्योंकि पेशेंट ओल्डर है, हाई रिस्क है, तो ऐसे में टाइम बिलो रेंज दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, ऐसी रीडिंग शुड बी ओनली लेस देन 1%। ऐसे में हमें टारगेट करना है, इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं जाएंगे कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। वी विल टॉलरेट हाइपरग्लाइसीमिया से दिक्कत नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए ऐसे में, तो विल टारगेट कि टाइम इन रेंज रीडिंग शुड बी मोर देन 50%। लेकिन टाइम अबव रेंज ऑल्सो विल से कि ऑलमोस्ट 50% रहेगा, ठीक है, लेकिन टाइम बिलो रेंज दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी रीडिंग्स शुड बी 1% और लेस देन 1%। देन इफ पेशेंट इज प्रेगनेंसी एंड टाइप 1 और डायबिटीज़ सीवियर डायबिटीज़ इज देयर, तो इसके अंदर विल टारगेट कि मतलब पहले से टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट है दैट गेट प्रेग्नेंट, तो ऐसे के अंदर सेम क्राइटेरिया रहेगा, टाइम इन रेंज रीडिंग शुड बी मोर देन 70%। लेकिन इसके अंदर टाइम इन रेंज की हमें रीडिंग चेंज हो गई, जहाँ पे हमने यहाँ देखा था 70 to 80 था हमारा क्राइटेरिया, अब यहाँ पे हो गया 63 to 140, यानी 63 to 140 के अंदर मोर देन 70% ऑफ रीडिंग शुड बी देयर। और अगर टाइम अबव रेंज यानी हाइपरग्लाइसीमिया में रीडिंग शुड बी लेस देन 25%, एंड टाइम बिलो रेंज यानी हाइपोग्लाइसीमिया में रीडिंग शुड बी लेस देन 4%। और अगर किसी पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, या कोई टाइप 2 डायबिटीज़ वुमेन है हु बिकम प्रेग्नेंट,
तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 70%, 90%, 80%, कुछ नहीं है ऐसा। इसके अंदर वॉट एवर मैक्स टू मैक्स इज पॉसिबल उतना आपको टाइम इन रेंज ले जाना है पेशेंट का। इफ़ यू आर टारगेटिंग 90%, 90% टारगेट करना है। इसके अंदर भी टारगेट रेंज हमारी कितनी रहेगी, 63 to 140। इसको बोलेंगे टाइम इन रेंज। टाइम इन रेंज शुड बी मैक्सिमम एज पॉसिबल एज पॉसिबल। जितना हो सकता है उतना करेंगे। टाइम अबव रेंज शुड बी, जिसको 140 से कंसिडर करेंगे वो कम होना चाहिए, प्लस टाइम बिलो रेंज शुड ऑल्सो बी लेस, विच इज़ लेस देन 63। तो आज का बेसिकली इतना ही रहेगा, यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसमें अभी तक हमने जैसे देखा मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी, हाइपोग्लाइसीमिया, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब नेक्स्ट क्लास से हम विल स्पेसिफिकली टारगेट टाइप 1 डायबिटीज़। उसके अंदर इनिशियली विल स्टडी टाइप्स ऑफ इंसुलिन, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन, डोजेज ऑफ इंसुलिन, then we'll shift to the management of type 1 diabetes, then we'll go to the management of type 2 diabetes। ठीक है, आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, इट्स डॉक्टर कुणाल चौहान। थैंक यू।